Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh and I have secured rank 34 in UP and selected as Deputy Collector. So इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए काम की चीज़ क्या है इंडस्ट्रीज में, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। सो कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर इंफॉर्मेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें दो तरीके का नेचर होता है क्वेश्चंस का। एक, अगर आप मेंस में क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहाँ पे यू शुड बी नोइंग कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लोकेशनल फैक्टर्स, राइट। कोई इंडस्ट्री कहीं पर लोकेटेड है तो वहाँ पर उसके लोकेट होने का क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। सो कई फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे लेक्चर में, राइट। सो दैट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। For prelims, you should be knowing if there are some important schemes. Now schemes go for both mains and pre, right? Schemes के लिए आप अगर mains में भी you are mentioning schemes of the state government or the central government that can fetch you marks, right? So वो चीज़ आप दोनों में ही कर सकते हो। And pre में भी questions from the policy front वो पूछे जाते हैं, right? उसके अलावा you should be knowing कि what are the important industrial hubs. इंडस्ट्रियल हब्स आपको पता होना चाहिए जो कि यूपी स्टेट में लाए करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं अगर कोई, तो वो कहाँ पर हैं। सो द फैक्चुअल एस्पेक्ट, द लोकेशनल एस्पेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। सो हम उन दोनों को ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। देयर आर डिफरेंट बेसिस जिसके ऊपर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉटन को हम ग्रो करते हैं, राइट। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, द ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन्स, वहाँ पर कॉटन को उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सो एग्रीकल्चर से जो सोर्सेज निकल के आते हैं दैट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज अगेन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। देन वी हैव द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब वी नो कि मिनरल्स आर disaggregately distributed in the Indian subcontinent, right? So minerals हमें पता है aluminium is one such mineral, right? Iron is other such mineral, right? So these are what? These are minerals and इन पे जो industries इनको as a raw material use करती हैं that would be the mineral based industry. So we have aluminium industries, right? Then we have these iron and steel industry. So these are all what? These are mineral based industries, right? Then further classification हमने किया है based on capital. Capital की basis पे कि कितना amount of capital आपने लगाया है। Capital in the form of machineries, in the form of investments, कितना ज़्यादा है, right? जितना ज़्यादा होगा उतना वो large scale होगी, जितना कम होगा उतना वो small scale होगी, right? देन रॉ मटेरियल भी किस तरीके का रॉ मटेरियल है। हेवी रॉ मटेरियल है जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दीज आर हेवी, राइट, हेवी इंडस्ट्रीज। सो उनको हम हेवी इंडस्ट्रीज कहेंगे। लाइट इंडस्ट्रीज आर देयर, राइट, वेयर द रॉ मटेरियल का जो वेट है दैट इज लाइट, राइट। सो उसको हम लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। देन बेस्ड ऑन ओनरशिप, इंडस्ट्रीज की ओनरशिप कैसी है। प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कैपिटल है, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गया, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। आप पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करो, सो वहाँ पर मेजॉरिटी जो शेयर्स है दे आर बीइंग ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, राइट। सो ONGC इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, राइट। देन यू हैव जॉइंट सेक्टर कंपनीज आर देयर, कोऑपरेटिव्स आर देयर, राइट। सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज वेयर industries are being classified, industries are being categorized. Joint sectors
cooperative sector, public sector, private sector. These are some of the industries. Then we have the locational factors for industries, right? There are different factors based on which industries are located. So factors can be the geographical factors, factors can be the non-geographical factors, right? So अगर हम बात करें भूगोलिक factors क्या हैं, geographical factors क्या हैं, so these are basically raw material. So raw material किसी आप एक geographical location से लेके आते हो, right? अगर हम बात करें minerals की, so minerals they have specific geographic settings में मिलते हैं. अगर हम बात करें कोल की, सो कोल आपको कहाँ मिलता है? गोंडवाना कोल में मिलता है, राइट? गोंडवाना कोल वी फाइंड यूपी में सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, राइट? देन देयर इज टर्शरी कोल, टर्शरी कोल. उसके अलावा लिग्नाइट कोल मिलता है तमिलनाडु रीजन में, गुजरात रीजन में, एंड वी हैव ऑल्सो द पीट इन कश्मीर वैली रीजन, राइट? उसके अलावा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में मिलता है. सो स्पेसिफिक जोग्राफिक सेटिंग्स में आपको मिनरल्स मिलते हैं. सो इसलिए ये जोग्राफिकल फैक्टर्स है. स्पेसिफिक रीजन्स में आपको, अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, सो कॉटन का भी स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे वो प्रोड्यूस की जाती है. उसके अलावा पावर रिसोर्सेज, सो पावर रिसोर्सेज वेयर दे आर लोकेटेड. सो पावर रिसोर्सेज जहाँ लोकेट होंगे, सो इंडस्ट्रीज विच आर मोर एनर्जी इंटेंसिव, जिनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की ज़रूरत है, सो दे वुड बी लोकेटेड इन द एरियाज जहाँ पे पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो. इंडस्ट्रीज जो कि लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, सो दोज वुड बी लोकेटेड इन द एरियाज जहाँ पे ज़्यादा लेबर अवेलेबल है या लेबर चीप है, राइट? सो अगर आप बात करूँ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, these are what? These are labor intensive, so they would be located in areas where also the jute as a raw material is found and also where labor is cheap and easily available. Then we talk about the transport. So कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी शुड बी गुड, सो दैट रॉ मटेरियल जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने के बाद हमने उसमें प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें उसको मार्केट ले जाना है. सो मार्केट ले जाना है, सो फॉर दैट वी नीड लॉजिस्टिक्स, एंड इफ लॉजिस्टिक्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, सो अगेन कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो अगेन कंपटीशन नहीं ईजी होगा, एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट होगी. सो ट्रांसपोर्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट? देन मार्केट, किसी भी चीज़ की डिमांड कहाँ पर है, वहाँ पर मार्केट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कानपुर में, सो कानपुर में कॉटन टेक्सटाइल्स लोकेटेड है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है. दो कानपुर इज नॉट वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, बट उसके बावजूद कानपुर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. वाई? बिकॉज मार्केट, इट प्रोवाइड्स अ मार्केट. यहाँ पे मार्केट की सुविधा, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, राइट? देन वाटर, सम इंडस्ट्रीज दे नीड मोर वाटर, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स या फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, they need good amount of water, right? Good quality of water also, so they need this water. So they are located in the areas where the water resources are available, right? At the same time, site is important factor, climate is important factor, okay? Then if you talk about what are the non-geographical factors, there are certain non-geographical factors also, जिनसे कि हम जिनसे location of any industry depend करता है, जैसे कि capital. So capital is actually कितना amount of machinery वगैरह रिक्वायर्ड है, राइट? हैवी मशीनरीज, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. सो दोज आर व्हाट? दोज आर एक्चुअली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, राइट? देन इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिसाइड करती है इंडस्ट्रीज को एज अ लोकेशनल फैक्टर. अब जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन उत्तराखंड, there you would be finding that there are many automobile industries located in Uttarakhand.
दो वहाँ पर आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, यू डोंट गेट द रिसोर्सेज, यू डोंट गेट आयरन एंड स्टील ओवर देयर, बट आपको वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने 10 साल का 10 इयर्स टैक्स हॉलीडे दिया था। सो टैक्स हॉलीडे का मतलब है वहाँ पर आप कंपनीज अगर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करती है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एंड विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि कंपनीज का जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और अगर उनकी टैक्स की बचत हो रही है सो अगेन वहाँ पर उनकी कॉस्ट कम हो रही है, एंड कॉस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करती है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। सो अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। देन इंडस्ट्रीज का खुद में इनर्शिया, सपोज इंडस्ट्री वर वंस यहाँ पर इस एक लोकेशन पे रॉ मटेरियल मिलता था, राइट, सो द इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन दिस रीजन। Now what happened? The raw material got exhausted in this particular region, but still यहाँ पर कंपनीज ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, इंडस्ट्री सेटअप की थी। So now the industries are reluctant to move to other location. So this is the industrial inertia that also plays role in the location of industries, right? उसके अलावा बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा अच्छी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो प्लेज रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कि कहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेट होंगी, राइट। सो टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल की बेसिस पे हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वन इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अदर इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सो अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है, हमारे पास टेक्सटाइल, कारपेट, हैंडलूम, सिल्क, वुडन एंड फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सो दीज आर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर, दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर या अलीड इंडस्ट्रीज से आता है। सो अगर आप शुगर की बात करो सो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है शुगर के। टेक्सटाइल की बात करो तो यहाँ पे टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल क्या है, या तो जूट होगा या कॉटन होगा या सिल्क होगा, राइट। सो दीज आर डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप कारपेट की बात करते हो, हैंडलूम इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सो फॉरेस्ट्री से आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, राइट। So that is the raw material. Now if you talk about the mineral based industry, so again mineral will be deciding. So aluminium industry, glass, cement, chemical, fertilizer, leather industries, these are what? These are mineral based industries. Leather industry is not mineral based, right? Then there are some other industries, leather, IT industry. So अगर हम एक एक करके बात करें इंडस्ट्रीज के बारे में, तो सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग विद द शुगर इंडस्ट्री। सो शुगर इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कहाँ इंडस्ट्रीज लोकेट होंगी। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रॉ मटेरियल, अब अगर आप शुगर केन को जैसे ही काटते हो, शुगर केन को आप जैसे ही काटते हो तो उसमें जो कंटेंट ऑफ शुगर है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करता है, और जितना टाइम पास होता जाएगा उतना ज़्यादा उसमें शुगर कंटेंट कम होता जाएगा। So again the industry have to be located close to the raw material region, क्योंकि अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर भेजना है और उसमें जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा उसमें शुगर का कंटेंट कम होगा। सो ऑब्वियसली द इंडस्ट्री वुड बी लोकेटेड क्लोज टू द रॉ मटेरियल रीजन, राइट। सो रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। देन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, सो दैट मार्केट तक उसको कैरी करके लेके जाना, दैट शुड बी गुड, राइट। उसके अलावा वाटर इंटेंसिव होती है ये इंडस्ट्री। अगर आप बात करो शुगर के, सो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए भी इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। देन अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर water would be required, capital would be required, right. This you can see heavy machineries are required for the production of sugar. So heavy machineries की ज़रूरत होती है। उसके अलावा पावर की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर अगर आप पावर की बात करो, सो जब हम शुगर को प्रोसेस करते हैं, शुगर केन को प्रोसेस करते हैं, तो उससे बैगेसी प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड बैगेसी कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स। उसको हम एक ऊर्जा का जो सोर्स है
उसकी तरह यूज कर सकते हैं. सो शुगर इंडस्ट्रीज दे बेसिकली यूज बैगेसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर. तो उनको पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन पावर, राइट. एट द सेम टाइम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. Now suppose in Uttar Pradesh region, in the northern region, there is the policy to support cottage industries. Cottage industries जो गांव वगैरह में establish की जाती हैं, छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सपोर्ट करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, राइट. एंड दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज दे बेसिकली प्रोड्यूस गुड़, खंसारी, राइट. और इनकी लोकली डिमांड भी रहती है. सो एज अ रिजल्ट दे प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू द शुगर. They provide competition to the sugar. And as आप अगर साउथ इंडिया में बात करो, in South India you would find कि इस तरीके की कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पर नहीं है. There are demand for sugar is more high. शुगर प्रोसेस्ड शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पर. तो इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज हम रिसेंट केसेस में देख रहे हैं कि दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, राइट. दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया and the coastal regions. This is the reason because there is more demand. वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है. उसके अलावा अगर आप बात करो ट्रांसपोर्ट की तो वहाँ पर पोर्ट्स की सुविधा अवेलेबल है. पोर्ट्स की सुविधा अवेलेबल है. अब पोर्ट्स की सुविधा अवेलेबल की वजह से यहाँ पर बाहर भी एक्सपोर्ट्स आप आसानी से कर सकते हो. आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्री लोकेटेड है तो वहाँ से आप शुगर बनाएंगे, फिर आपको पूरा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टू द पोर्ट, तो उसमें पूरा खर्चा इन्वॉल्व होता है. तो इसलिए भी. और उसके अलावा साउथ इंडिया या कोस्टल एरिया में जो आपका प्रोडक्शन है फॉर शुगर, उसके लिए गुड क्लाइमेट इज ऑल्सो अवेलेबल. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, राइट. सो इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग. सो दीज आर द पॉलिसी एस्पेक्ट एज वेल एज द रॉ मटेरियल दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, राइट. सो अगर हम इंडिया में बात करें 80% जो वर्ल्ड का शुगर है वो प्रोड्यूस होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में. ब्राज़ील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दीज आर द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर केन. और अगर हम उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री की बात करें, राइट, सो शुगर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया और उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, राइट. शुगर केन के प्रोडक्शन में यूपी का पहला स्थान है. एंड यूपी में अगर जो पहली शुगर मिल इस्टेब्लिश हुई थी दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1903 इन देवरिया एंड प्रतापपुर, राइट. एंड शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करिए तो दे आर गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, बस्ती एंड बरेली. सो मोस्टली जो आपका तराई रीजन है, तराई रीजन में शुगर केन बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. सो शुगर मिल्स इन द स्टेट देर आर बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज, हिंदुस्तान लिमिटेड, धामपुर शुगर मिल्स, बिजनौर, कई सारी शुगर मिल्स हैं. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ शुगर मिल. बट एक यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ मोर नंबर्स ऑफ शुगर मिल्स एंड हाईएस्ट शुगर मिल्स आपको मुजफ्फरनगर में मिलती है. मुजफ्फरनगर आपका अपर डोआब रीजन का पार्ट है. दिस इज योर पार्ट ऑफ योर अपर डोआब. सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स लोकेटेड है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. उसके अलावा जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका जो वेस्टर्न रीजन है वी नो कि दैट इज मोर डेवलप्ड. इट इज मोर डेवलप्ड. This is also the part of Green Revolution belt. So majorly we see more sugar mills are actually found in this region compared to the eastern UP. So ये आपको पता होना चाहिए. This can be asked in the form of कि whether western UP or eastern UP has largest number of sugar mills. तो यहाँ पे it would be easy for you to answer if you know this thing, right? देन इंस्टीट्यूशन फॉर शुगर इंडस्ट्रीज, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड. सो सबसे पहले तो शुगर केन डेवलपमेंट बोर्ड. इट बेसिकली encourages R&D in sugar cane production and everything. So it was established in 1948 से 49. उसके अलावा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन है which was established in 1963. उसके अलावा उत्तर प्रदेश शुगर मिल कॉरपोरेशन लिमिटेड है established in 1971. And we also have Uttar Pradesh Sugarcane Peasant Institute located where
It is located in Lucknow, also known as Lal Bahadur Shastri Sugar Peasant Institute, right? Then next is the textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर हम यूपी में बात करें, यूपी रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट? कानपुर इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है. कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, हरदोई, अलीगढ़, भदोई, मोदीनगर, आलाबाद, बरेली एंड मिर्जापुर. दीज आर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीजन इन उत्तर प्रदेश. अब हम स्पेसिफिकली एक दो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि कहाँ लोकेटेड होती है, राइट? सो इंडिया में इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, राइट? इट इज़ लेबर इंटेंसिव एंड जो रॉ मटेरियल है कॉटन, दैट इज नॉट वेट लूजिंग. इट इज़ नॉट वेट लूजिंग यानी कि आप इसको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस्ड मटेरियल मिलेगा उसका वेट कहीं से भी कम नहीं होगा. वेट वुड नॉट बी रिड्यूस्ड. सो इट इज नॉट अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल क्योंकि वेट लूजिंग नहीं है तो हम इसको कहीं और पे भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट? क्या होता अगर हम जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रीजन है, राइट? एंड ये हमारी कोई अदर लोकेशन है एंड रॉ मटेरियल रीजन अगर ये वेट लूजिंग होता, अगर ये रॉ मटेरियल जो भी है ये वेट लूज करता है यहाँ पर, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कम हो जाती, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड होती. बट इन केस रॉ मटेरियल यहाँ पे इसको प्रोसेस करने के बाद भी वेट लूज नहीं कर रहा है, तो चाहे हम इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश करें या यहाँ करें, ट्रांसपोर्ट करने में तो उतना ही पैसा लगेगा, राइट? सो इसलिए रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता डिसाइड करने के लिए कि कॉटन इंडस्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी, राइट? देन इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर किसी रीजन में ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छे से इस्टेब्लिश है तो वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है. देन मार्केट इज़ अनदर फैक्टर. अगर आप यूपी वाले रीजन को लो, दैट इज़ अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, सो पीपल दे जनरली प्रिफर कॉटन, राइट? सो इन उत्तर प्रदेश देयर इज डिमांड, मार्केट है यहाँ पर, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कानपुर वगैरह में लोकेटेड है. उसके अलावा इट ऑल्सो नीड्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है इन दीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो जहाँ पावर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी दैट वुड बी सूटेड. उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, लेबर की अवेलेबिलिटी, सो लेबर की अवेलेबिलिटी है. देन अगैन अगर सस्ता लेबर अवेलेबल है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट? देन वाटर, पानी की रिक्वायरमेंट होती है. उसके अलावा टेक्नोलॉजी, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है उस पर भी डिसाइड होती है कि कहाँ लोकेटेड होगी. देन देयर आर सेवरल फैक्टर्स. सो उत्तर प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में कानपुर, मेरठ, बरेली, हरदोई, अलीगढ़, भदोई, मिर्ज़ापुर, दीज आर द रीजन्स वेयर योर कॉटन टेक्सटाइल्स आर लोकेटेड. अब अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स. अगर आप बात करो तो देयर इज़ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हम जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं, कंपेयर करें अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ कम लागत आती है उसको प्रोड्यूस करने में कंपेयर टू हमारे देश में. सो देयर आर मोर कॉस्ट. वाई? क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया में आप बात करो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, दैट इज़ नॉट सो वेल डेवलप्ड, राइट? उतना वेल डेवलप्ड नहीं है लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया में. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है. उसके अलावा अगर आप बात करो पावर की रिक्वायरमेंट होती है एंड पावर सप्लाई इज ऑफन इरेटिक, तो अगैन दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल ज़रूरी होगा, राइट? सो रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं प्रोड्यूस होती बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रीजन्स. सो अगैन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है कॉटन कई बार बाहर से, उसका अगेन कॉस्ट बढ़ जाती है. देन और कभी कभी लो यील्ड्स, कम पैदावार होती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, राइट? देन इरेटिक पावर सप्लाई टू कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. उसके अलावा कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयॉन, नायलॉन, these are some other important
सिंथेटिक फाइबर्स जिनसे कि कॉटन को कंपटीशन मिलता है, राइट। उसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो स्पिनिंग सेक्टर इंडिया में अच्छा है, बट वीविंग और निटिंग सेक्टर जो है, जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, दैट इज नॉट सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की कमी है। मॉडर्नाइजेशन मतलब कितना टेक्नोलॉजी जो कि आप इन इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हो, मशीनरी दैट आर बीइंग यूज्ड, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। तो उसकी वजह से भी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, एंड जितना कॉस्ट इंक्रीज होगी उतना ही यू वुड बी लेस कॉम्पिटिटिव, right? So these are some of the issues that are being faced by the cotton textile industry in India. The next is woolen textile industry. So woolen textile industry क्या है? What are the factors for its location? Generally हमें sheep वगैरह, these are reared for the production of wool, right? And उनका production, उनका rearing that is done in the areas where the climate is dry and moderate, right? जहाँ पर climate dry नहीं होता है, there are several problems being faced by the sheep, right? उनको कई सारी diseases हो जाती है, that is not suitable. तो उस तरीके का climate suitable नहीं है, तो generally dry and moderate climates में हम इनकी rearing करते हैं. Then it also depends upon कि breed की क्या quality है. जितना अच्छी quality होगी उतना ज़्यादा वो wool produce करेगी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा. Then vegetation. So vegetation, these are actually reared in the areas grassland regions. So grasses वगैरह होनी चाहिए to feed them. So vegetation is important, right? Besides that, economies of scale are important, right? Then raw material. It is also not weight losing industry. Weight losing नहीं है. So raw material would not be deciding factor for the location of these industries. There can be other factors, जैसे कि power की requirement है, जैसे कि labor की सुविधा है. So जहाँ labor सस्ती है, जहाँ power cheap available है, right? Transport की सुविधा अच्छी available है, right? क्योंकि you also need to export these products. So जहाँ पर आप बेहतर export कर सकते हो. उसके अलावा there are factors like कि आप import करते हो अगर wool बाहर से, so for that industry should be located in the areas जो कि port areas हैं, वहाँ पर ज़्यादा better industry located होगी. Then you also need water की requirement होती है. So based on these factors industry would be located. जैसे transport में import based mills they would be located close to the port areas, जैसे कि मुंबई and चेन्नई areas, right? So अगर हम woolen textile की उत्तर प्रदेश में बात करें, they are located in the areas of कानपुर एंड मिर्ज़ापुर. सो यहाँ कानपुर और मिर्ज़ापुर में क्यों लोकेटेड है? क्योंकि यहाँ पर आपको एग्लोमरेशन मिलता है. एग्लोमरेशन मतलब कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर. यहाँ पे आपको कॉटन इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, आपको जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगी, आपको लेदर इंडस्ट्रीज मिलती हैं. सो कई सारी इंडस्ट्री जब आपको एक जगह पर लोकेटेड होती हैं, सो उसके कई सारे एग्लोमरेशन के फ़ायदे होते हैं, राइट? एग्लोमरेशन के फ़ायदे होते हैं, उसकी वजह से यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, राइट? सो उसकी वजह से वुलन टेक्सटाइल हमें कानपुर रीजन में मिलते हैं, उसके अलावा मिर्ज़ापुर रीजन में मिलते हैं. और जो पहली वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इन उत्तर प्रदेश, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर इन 1876, राइट, व्हेन वी वर नॉट इंडिपेंडेंट. उसके अलावा वुलन टेक्सटाइल से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इफ यू टॉक अबाउट द अपैरल सेक्टर सेगमेंट, सो हियर वुडन स्वेटर्स वगैरह दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड. उसके अलावा ब्लैंकेट्स आर प्रिपेयर्ड. सो ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग दैट इज डन इन मुजफ्फरनगर, मेरठ, नजीबाबाद. सो अपर दोआब रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ब्लैंकेट्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है. देन अगेन यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, इश्यूज आते हैं वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. पहला है कि इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी छोटे स्केल पे ऑपरेट करती है. अगर आप कॉटन टेक्सटाइल की बात करो या सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की बात करो, दे ऑपरेट एट लार्जर स्केल, जबकि वुलन टेक्सटाइल बहुत छोटे छोटे स्केल्स पे काम करती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं यूज़ कर पाते.
सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी कम हो जाती है। आप जब बड़े पैमाने पर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो तो एक चीज़ बनाने की कीमत जो है वो आपकी कम हो जाती है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी वूल जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो अगेन एक हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें लेबर, तो लेबर इंडिया में अबंडेंट है, चीप है, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। उसके अलावा ये इंडस्ट्री एग्लोमरेट करती है विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, ये रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मटीरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रीज वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। सो उसका फ़ायदा इन एग्लोमरेशंस के फॉर्म में इस इंडस्ट्री को मिल जाता है, तभी ये कानपुर वगैरह में लोकेटेड है, राइट। देन नेक्स्ट इज द कारपेट इंडस्ट्री। सो कारपेट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ कहाँ मिलती है ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ बेसिकली मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मथुरा, भदोई, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इन रीजन्स में आपको कारपेट इंडस्ट्रीज मिलती है, राइट। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री, सो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आप यहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस करते हो, हाथ से जो है वोव करके सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, राइट, हाथ से बुने हुए रेशमी कपड़े बनाते हैं, प्रिंटिंग, रज़ाई वगैरह पे जो हम छपाई करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं क्लॉथ्स वगैरह पे, वो सारी चीज़ें हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में। देन ब्लैंकेट बनाते हैं, जरी का काम करते हैं, चिकन जो है कारपेट जो है उनको बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, चिकन करी का जो वर्क है लखनऊ में जो काफ़ी फेमस है, वो सारे काम जो हैं वो हम हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आते हैं, राइट। सो हैंडलूम क्लॉथ सेंटर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, सो मेरठ, देवबंद, बाराबंकी, सिकंदराबाद, इटावा, अमरोहा, मऊ, दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपको हैंडलूम क्लॉथ सेंटर्स मिलेंगे। ब्लैंकेट्स मुजफ्फरनगर एंड नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। हैंडलूम डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन वाराणसी, कानपुर एंड गोरखपुर। देन उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ स्कीम्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री। वन इज द दीन दयाल हैंडलूम एनकरेजमेंट स्कीम। सो यहाँ पर क्या करते हैं, जो बेसिक इनपुट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, पावर फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, लेबर, right, these are the facilities they are being provided to these handlooms, the skill development of the labor, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। then दीन दयाल हैंडलूम मार्केटिंग एनकरेजमेंट, उसके बाद जब हैंडलूम प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं तो उनको उनकी मार्केटिंग को इस्टेब्लिश करने में, उनकी मार्केटिंग प्रमोशन में जो है गवर्नमेंट इनका मदद करेगी, राइट। देन देयर आर महात्मा गांधी वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें कि जो भी वीवर्स इन्वॉल्व हैं उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा टू हैंडलूम वीवर्स। एंड बिसाइड्स दैट इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लॉन्च्ड इन 2005 and 6, दैट विल बेसिकली हैंड होल्ड दीज हैंडलूम इंडस्ट्रीज। सो उनको यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, राइट, लेबर वगैरह की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारी सुविधाएं जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। देन वी हैव सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो सिल्क टेक्सटाइल बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स करते हैं, एंड फिर सिल्क वॉर्म्स से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्क। सो इंडिया में अलग अलग तरीके का सिल्क जो है वो ग्रो किया जाता है। देयर आर 4 varieties, एरी, तसर, मुगा, मलबरी, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। करीब 70% सिल्क प्रोडक्शन दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम चाइना, एंड 90% जो सिल्क का एक्सपोर्ट है ग्लोबली वो चाइना डील करता है। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है विथ 18% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। सो 70 चाइना से आता है
18 इंडिया से आता है, 70, 18, 88% जो है चाइना और इंडिया से ही आता है, राइट, चाइना एंड इंडिया. एंड इंडिया रैंक्स second in terms of production of silk. So what are the factors which are responsible for location of silk industry in Varanasi? So there are important centers for location of silk industry, right? So अगर हम बात करें बनारस में क्या important factors हैं, so बनारस में we have this Banarasi silk industry that was historically patronized by the Mughals. So Mughals को काफ़ी शौक था सिल्क वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क क्लोथ्स का. So because of that, Banarasi silk industry that is historically present in this particular region. उसके अलावा यहाँ पर स्किल्ड लेबर की व्यवस्था है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, राइट, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश, तो लोगों को ऑलरेडी दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन दिस सिल्क बेस्ड टेक्सटाइल्स. देन रॉ मटेरियल, क्योंकि सिल्क भी वेट लूजिंग नहीं होता है, इट्स नॉट वेट लूजिंग, सो अगेन raw material would not be the deciding factor for the location of industry, right? इसलिए यहाँ पर सिल्क ऑब्टेन किया जाता है from the Karnataka. So Karnataka is also one of the important textile producing state in India, right? Then we have zari thread. Zari thread भी हम बनारसी साड़ियों में यूज करते हैं and that is imported from Gujarat, right? पानी जो required होता है for the silk that is sourced from the Ganga river, राइट. मार्केट यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, राइट. एंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीआई टैग दिया है टू द बनारस ब्रोकेड्स एंड द साड़ीज, राइट. सो जीआई टैग क्या है, जीआई टैग इज द स्पेशल रिकॉग्निशन विच इज गिवन टू द प्रोडक्ट, राइट. सो उसकी वजह से उसकी मार्केटिंग में यहाँ पर सपोर्ट होता है, डिमांड बढ़ती है, राइट. उसकी क्वालिटी अश्योर्ड होती है, सो पीपल विल डिमांड मोर, राइट. सो दिस जीआई टैग इज ऑल्सो गिवन टू दिस बनारसी सिल्क साड़ीज, राइट. एंड दैट इज पर्टिकुलरली फ्रॉम दी 6 डिस्ट्रिक्ट्स, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोई, जौनपुर एंड आजमगढ़. सो मोस्टली ईस्टर्न यूपी में जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये प्रोड्यूस की जाती है. देन अगर हम बात करें सिल्क इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है, सो मेन सेंटर्स आर वाराणसी में क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया, राइट. देन कानपुर, मोदीनगर, मलबरी सिल्क एंड तसर सिल्क, दीज आर सर्टेन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, राइट. बनारसी सिल्क साड़ीज ऑफ वाराणसी, दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर फेमस, राइट. बिसाइड्स दैट टेरिटोरियल कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, कंस्टिट्यूटेड इन 1992 फॉर सिल्क प्रोडक्शन और उसके डेवलपमेंट के लिए. Then there are several R&D centers for silk industry located in Uttar Pradesh. We have Mulberry Silk Research Development Center located in Gonda. Then there is Tasar Silk Research and Development Center located in Sonbhadra. उसके अलावा Eri Silk Research Development Center located in Auraiya. So these are what? These are different varieties of silk which are produced in India और उनके अलग अलग R&D सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में. सो अगेन दिस इज अ फैक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट. देन सिल्क इंडस्ट्रीज के भी कुछ मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, राइट. अगर आप बात करो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उन सब के लिए एक कॉमन रीजन है कि उनको सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, इनसे क्या है, कॉम्पिटिशन है. So they have to compete with this synthetic fiber which is more cheaper, right? cheap होता है ये. And then organized sector नहीं है ये, this is unorganized sector. काफ़ी discrete level पे छोटे छोटे industries हैं that are operating, that are producing, right? these textiles. तो उसकी वजह से क्या होता है, investment नहीं आता, investment is low in these industries which is very important problem. And then also import dependency है, we also import silk from outside, so again there comes the problem of your deficit, current account deficit. Then next is the wooden and furniture industry. So again this is a forestry based industry. तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आप वुडन ग्लास लकड़ी के बर्तन बनाते हो, सो वुडन वेयर्स हो गए, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं. एंड देन फर्नीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, राइट.
सो जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स उत्तर प्रदेश में हैं, दीज आर गोरखपुर में वुडन टॉयज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। देन बनारस, सहारनपुर, हाथरस, बरेली, दीज आर इम्पॉर्टेंट वुडन एंड फर्नीचर सेंटर्स। अगर आप वुडन कार्विंग्स की बात करो, सो वुडन कार्विंग्स आर लोकेटेड इन सहारनपुर, नगीना। देन वुडन टॉयज कहाँ लोकेटेड है? वुडन टॉयज एक्चुअली द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर रीजन, यहाँ पर वुडन टॉयज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। देन वुडन स्टिक्स बरेली में मिलती हैं, क्रिकेट बैट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, लकड़ी से ही होते हैं, राइट। सो मेरठ इन आगरा रीजन, मेरठ इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। तो यहाँ पर क्रिकेट बैट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। देन वुडन ब्रशेस दे आर प्रोड्यूस्ड इन कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ एंड आगरा वाले रीजन में। देन नेक्स्ट इज द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। सो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? लोकेशनल, रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। सो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, सो जनरली दे आर लोकेटेड मोर क्लोजर टू द एरियाज जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। सो sawmills are located close to the forest. So जहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आप क्या करते हो? लकड़ी वगैरह काटते हो। So again these are heavy resources, heavy raw material है। So mostly the industries they tend to locate in areas where raw materials are available, right? उसके अलावा there are chemicals which are used फॉर पल्पिंग द वुड का पल्प बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है, ब्लीच करने में लकड़ी को केमिकल की ज़रूरत होती है। सो केमिकल्स आर अदर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, सो दे एक्चुअली डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उसके अलावा क्वालिटी वाटर इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, पावर, क्योंकि ये एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो पावर सोर्सेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट। सॉमिल वगैरह को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो एनर्जी इंटेंसिव हो गई ना। देन ट्रांसपोर्टेशन, अगर वाटरवेज वगैरह डेवलप हो अच्छे से, सो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, राइट। सो वेल कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप सेंट लॉरेंस वाटरवे की बात करो, इट इज़ लोकेटेड इन यूएसए, सेंट लॉरेंस वाटरवे, एंड इसकी लोकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस एरिया में लोकेटेड हैं, right? Industries are located because it provides cheap transport. cheap transport की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, right? उसके अलावा लेबर, सो क्या होता है? लेबर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट। एंड देन टेक्नोलॉजी, अगर आप टेम्परेट एरियाज में बात करो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टेम्परेट एरियाज विल इंक्लूड योर कैनेडा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री यहाँ लोकेटेड होती है, स्वीडन। So these are the temperate areas and they use modern technology. उसके अलावा अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, सो जनरली लोग मैनुअल लेबर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा मशीनरी वगैरह का यूटिलाइजेशन नहीं करते, और जहाँ पे भी करते हैं तो वहाँ पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है, आपकी यील्ड, प्रोडक्शन आप कम कर पाते हो, प्रोडक्शन कम is less, right? So these are some of the important issue. और पहली अगर हम पेपर मिल की बात करें, some facts. So first paper mill was located in Kolkata in 1870, right? And the raw materials which are needed for the production of for paper and pulp industry. So bamboo, आपको बांस की ज़रूरत होती है। उसके बाद सबई घास है, right? सबई घास जो कि तराई रीजन में ग्रो की जाती है, तराई एंड शिवालिक हिमालयस वाले रीजन में ग्रो की जाती है। सो दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। उसके अलावा हम वेस्ट पेपर को, जो पुराना रद्दी होती है, उसको भी प्रोसेसिंग करके वापस से उससे पेपर प्रोड्यूस करते हैं। सो अगेन वेस्ट पेपर एंड देन इम्पोर्टेड पल्प एंड बैगसी। तो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं पल्प, उससे उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके पेपर बनाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव दिस बैगसी which is produced from the sugar cane, उसको यूज करते हैं as a raw material for the production of paper, right? So if I talk about the paper industry in उत्तर प्रदेश, right? उत्तर प्रदेश में तराई और भब्बर रीजन में लोकेटेड है। तो तराई और भब्बर रीजन में क्यों लोकेटेड है? क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल आपको मिलता है। रॉ मटेरियल किस फॉर्म में, कहाँ से? तो यहाँ पे आपको सबई ग्रास मिलती है,
देन ऑल्सो यू गेट रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बैगसी. बैगसी भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये तराई रीजन शुगर केन बेल्ट है, शुगर केन प्रोड्यूस होता है, तो इस रीजन में आपको मिलती है ये इंडस्ट्री, राइट. मेन सेंटर्स कहाँ लोकेटेड है? सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद. दीज आर द मेन सेंटर्स. सो यू कैन सी दीज आर द तराई पार्ट या अपर डोआब रीजन है, and these are the regions where sugarcane is also very well produced. So paper industry mills कहाँ लोकेटेड है? मुजफ्फरनगर में लोकेटेड है. और पहली पेपर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ लोकेट की गई थी? इट इज इन लखनऊ इन 1879, राइट. देन देर आर सेवरल इश्यूज, प्रॉब्लम्स विद, कुछ प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड विद द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री. तो प्रॉब्लम्स क्या है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, कई बार बैम्बू ग्रास की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बैम्बू की अवेलेबिलिटी नहीं है, सबई ग्रास, दिस इज सबई, नॉट सबई ग्रास की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, राइट. देन प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई हो जाती है बिकॉज देर आर समटाइम लेबर शॉर्टेजेस, लेबर इश्यूज होते हैं. देन एनर्जी इश्यूज हैं, एनर्जी सप्लाई जो है वो इरेटिक है, अवेलेबल नहीं है, अगैन दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट. लॉजिस्टिक्स अच्छा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो अगैन वो कॉस्ट बढ़ाएगा. रिसाइकलिंग, जो वेस्ट पेपर है, रद्दी पेपर है, उसकी रिसाइकलिंग हम कम करते हैं. बैगसी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि मोस्टली बैगसी जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स यूटिलाइज कर लेती हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, राइट. तो जब शुगर मिल्स यूटिलाइज कर लेंगी तो अगैन वो अवेलेबल नहीं होगा फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री. एंड बैगसी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल है, सो ये भी इशू आ जाता है, राइट. फिर आप इंपोर्ट करते हो जो वुड पल्प को, दो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है बट अगैन दैट वुड बी कॉस्टली, कॉस्ट बढ़ा देती है. देन देर आर सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज, आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, सो डिफॉरेस्टेशन के भी कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं. देन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट इशू, राइट. देन अगर हम बात करें खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, सो मोस्टली सबसे पहले खादी होता क्या है, राइट. खादी क्या होता है? अगर आप हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ जो है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज खादी. उसको खादी के नाम खादी जानते हैं हम, राइट. एंड खादी इट वॉज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ सेल्फ रिलायंस. इट वॉज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल of self-reliance, right, where we had to develop self-dependence, right, discard the foreign clothes. So khadi was used as a political weapon in 1920 in the Swadeshi movement of Mahatma Gandhi, right. So khadi is has an important historical significance as well as the psychological significance because it provides us a sense of self-reliance, right. So Khadi and Village Industries Commission, they hold the executive rights. This commission, it is a statutory body, Khadi and Village Industry Commission. So इसके पास जो है खादी को एज अ ट्रेडमार्क खादी इंडिया को यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट्स है. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अलावा किसी के पास ये राइट नहीं है. इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द ट्रेडमार्क खादी एंड खादी इंडिया, राइट. देन खादी तो ये हो गया. उसके अलावा अगर हम विलेज इंडस्ट्री की बात करें, उसकी क्या डेफिनेशन है? तो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन, जो रूरल एरिया में लोकेटेड है. उसके अलावा जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर आर्टिसन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, that should not be greater than 1 lakh rupees, right. So 80% जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है, that depends upon these agro based industries, right. So that you should be knowing. उसके अलावा अगर हम बात करें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का क्या रेलेवेंस है कि ये लेबर इंटेंसिव है. तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब 50% ऑफ पॉपुलेशन is involved in agriculture, और agriculture में we have this case of disguised unemployment, right. So उसकी वजह से क्या होता है, many people
many people are involved in agriculture जिनकी जरूरत भी नहीं है, राइट? मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और उनको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को इनहैबिटेट कर सके, राइट? सो इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री दैट इज लेबर इंटेंसिव, तो कई सारे लोगों को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? और इसके अलावा यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं ज़रूरत है, राइट? आपको लिटिल और नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सो दीज आर इकोनॉमिकली वायबल। अगर रूरल पुअर है, आपको उनका एम्पावरमेंट करना है, सो आप आराम से उनको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में स्टैब्लिश करवा सकते हैं और वहाँ से उनका प्रोडक्शन वगैरह शुरू करवा सकते हैं, राइट? सो अगर हम खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें, जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, टू यूज़ द ट्रेडमार्क खादी एंड ब्रांड खादी इंडिया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा यू शुड बी नोइंग कि ये कब इस्टेब्लिश हुई। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1956, राइट? उसके अलावा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट द्वारा एक्ट इनैक्ट किया गया, उसके अंडर में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, राइट? सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड उत्तर प्रदेश में 1960 में इस्टेब्लिश हुआ, ताकि ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में बढ़ा सके, बढ़ावा दे सके। सो KVIC के इम्पोर्टेंट हेड ऑफिसेज जो हैं, वो इसका हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। उसके अलावा 6 जोनल ऑफिसेज हैं जो कि दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी में लोकेटेड है, राइट? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है सोशल ऑब्जेक्टिव, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके रूरल एरियाज में। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि हम सेलेबल आर्टिकल्स रूरल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करा सकें ताकि उनकी इनकम बढ़े। सो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, रूरल इकोनॉमी ग्रो कर सके, राइट? रूरल इकोनॉमी। सो वी नो कि कोविड टाइम्स में रूरल इकोनॉमी ओनली शोड रेजिलियंस, इट शोड रेजिलियंस। सो वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट दिस इकोनॉमी टू इंक्रीज दिस रूरल इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा वाइडर ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में सेल्फ रिलायंस क्रिएट हो सके, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, राइट? सो स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट को बढ़ावा दिया जा सके, राइट? सो ये था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कई सारी है, राइट? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज, दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो अगर हम सबसे पहले एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करें, तो ये कहाँ लोकेटेड है? इसके लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं कि रॉ मटेरियल, बॉक्साइट की अवेलेबिलिटी एंड पावर की सप्लाई, राइट? सो इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पावर सप्लाई। So mostly these industries, these are located in the areas where power projects are located, क्योंकि जो बॉक्साइट एज अ रॉ मटीरियल हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने में, उसकी रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, राइट? पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो उसकी वजह से हम बॉक्साइट को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चीपर पड़ती है कंपेयर टू कि अगर आप पावर कहीं और से सोर्स कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई जहाँ पे पावर प्लांट वगैरह लोकेटेड होते हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। सो अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करो तो मेन सेंटर जो है दैट इज़ इन मिर्ज़ापुर, राइट? एंड आप हिंडाल्को जो है लोकेटेड है रेणुकूट में, सोनभद्र में, एंड सोर्स ऑफ बॉक्साइट इज बनारस एंड बांदा। सो सोनभद्र में वी नो कि यहाँ पे ओबरा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड, सो यहाँ पे पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन, राइट? उसके अलावा रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। सो इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है, राइट? बिसाइड दैट ब्रास एंड अदर मेटल इंडस्ट्रीज। सो मेटल इंडस्ट्रीज, अब ब्रास क्या है? ब्रास आपके कॉपर और जिंक दोनों को मिला के बनता है। सो इट्स एन अलॉय, इसको हम अलॉय कहते हैं, दो मेटल्स को मिला के बनता है, राइट? सो यहाँ पे ब्रास मेटल वेयर्स जो है वो मुरादाबाद में प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट यू शुड बी नोइंग, राइट? अदर सेंटर्स जो ब्रास और निकल के हैं
They are located in Varanasi, Mirzapur, Farrukhabad, Shamli and Hapur, right? And उसके अलावा brass statue and copper utensils आपके मथुरा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. The next is your cement industry. Cement industry, so यहाँ पर क्या है कि सीमेंट क्या है? It's a building material. It's a building material. और इसके लिए लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं? लोकेशनल फैक्टर्स है रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. लाइमस्टोन क्या है? इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. ये सेडिमेंट्री रॉक है. इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. सो रॉ मटेरियल के तौर पे लाइमस्टोन इज द मेन रॉ मटेरियल. उसके अलावा सी शेल्स, स्टील स्लैग यूज होता है, फर्टिलाइजर प्लांट, सिलिका एंड एलम. These are some of the raw materials. उसके अलावा जिप्सम यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है ताकि उसको ब्रिक के उसको बेसिकली हम किन्स में यूज़ कर सकें एज अ फ्यूल, ताकि हम लाइमस्टोन को जला सकें. देन पावर इज़ रिक्वायर्ड. ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि सीमेंट बल्क में ट्रांसपोर्ट की जाती है. तो अगेन जब बल्क में हम कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे कॉस्ट कम हो जाती है, राइट? कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड. देन मार्केट. सो इंडस्ट्रीज उन एरियाज में जहाँ पे मार्केट है, जहाँ डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर भी लोकेटेड होती हैं. सो वहाँ पर लोकेट होने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बचत हो जाएगी, राइट? सो वेयर एवर देयर वुड बी मोर डिमांड, वहाँ पर भी हमें सीमेंट इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती हैं. सो सीमेंट इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ लोकेटेड है? मेन सेंटर्स आर सोनभद्र, चूनर, मिर्ज़ापुर, दादरी, रायबरेली, जगदीशपुर एंड झांसी. सो सोनभद्र इट्स एन इम्पॉर्टेंट, मिर्ज़ापुर इट्स एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन. उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? इट इज रैंक्ड 9th. नेक्स्ट इज द केमिकल इंडस्ट्री. सो केमिकल इंडस्ट्री इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. अगर 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. उसके अलावा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आर देयर एंड देन केमिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंडिया एक्सपोर्ट्स केमिकल टू आउटसाइड, राइट, फॉरेन नेशन. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक्सपोर्ट वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है इसका, राइट? और अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज में, सो देयर आर 2 kinds ऑफ केमिकल्स. वन इज द ऑर्गेनिक केमिकल्स, देन वी ऑल्सो हैव इनऑर्गेनिक केमिकल्स. सो इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, ये सब हम प्रोड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल्स उनको हम पेट्रोकेमिकल वगैरह में की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स है, प्लास्टिक्स है, उनके प्रोडक्शन में यूटिलाइजेशन हम उनका करते हैं, राइट? सो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कानपुर में सल्फ्यूरिक एसिड एंड बायोसल्फाइड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड. वाराणसी में अमोनिया क्लोराइड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एंड सोडा ऐश इंडस्ट्रीज. बरेली में synthetic rubber industries are located. In Allahabad में there are silica sand industries. These are some of the industries located. Then we have fertilizer industry. अब fertilizer industry क्योंकि यूपी में मतलब जो भी इंडिया में एज अ होल सॉइल मिलती है, they lack in some nutrient or the other nutrient. We know कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, ये सारे क्या है? These are the nutrients which आर रिक्वायर्ड इन सॉइल. सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्लांट ग्रोथ अच्छी हो सके, राइट? सो रेशियो इज 4:2:1. पर इंडियन सॉइल्स दीज आर मोस्टली डेफिशिएंट. हर तरीके की सॉइल इज मोस्टली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज़ करना पड़ता है, राइट? उसके अलावा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर, राइट? सो हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? एक तो है कि दे वुड बी नीडिंग द रॉ मटेरियल्स. सो रॉ मटेरियल जनरली फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किए जाते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम दीज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से यूटिलाइज डिराइव होते हैं. सो अगैन जहाँ पे आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जहाँ पे आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह की जाती है, देयर दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, राइट? सो दीज आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, नियर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ स्टील स्लैग वगैरह मिलता है, राइट? उसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे मिनरल फॉस्फेट अवेलेबल हो, और फॉस्फेट उत्तर प्रदेश में रेडिली अवेलेबल है, राइट? सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, यूरिया एंड फॉस्फोरस, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेट UP.
गोरखपुर, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, यहाँ पे आपकी यूरिया मैन्युफैक्चर की जाती है। कानपुर, इलाहाबाद में फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज द लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री बेसिकली कम्स फ्रॉम द लाइफ स्टॉक, एंड इंडिया में अगर हम बात करें सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन द वर्ल्ड। इसके बाद ब्राज़ील में आती है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। सो देयर आर टू मेजर सेक्टर्स हम लेदर इंडस्ट्रीज को यूटिलाइज करते हैं। टू इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स आर देयर। वन इज द टैनिंग इंडस्ट्री। सो टैनिंग इंडस्ट्री है, दूसरी है गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सो टैनिंग इंडस्ट्री की बात करें अगर, सो चमड़ा वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। सो टैनिंग इंडस्ट्री इज बेसिकली, पहली टैनरी आपकी स्टैब्लिश की गई थी कानपुर में इन 1867। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टैनरी सेंटर्स हैं इंडिया में। देयर आर 3 लार्ज सेंटर्स, कानपुर में है, चेन्नई में है एंड कोलकाता। सो कानपुर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टैनरी सेंटर्स इन द कंट्री, राइट। उसके अलावा जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं लेदर से, दीज आर बैग्स, सूटकेसेस, शूज, फुटवेयर, राइट, हैंड बैग्स, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें, लेदर जैकेट्स, ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड आउटसाइड। सो कानपुर इज वन ऑफ द मेन सेंटर्स फॉर लेदर इंडस्ट्री। एंड लेदर प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें सो उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज लेदर प्रोडक्ट्स लाइक बैग्स, सूटकेसेस, जैकेट्स, बैग्स, फुटवियर्स। इनके मामलों में तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, राइट। एंड एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, सिंस इनका डिमांड एक्सपोर्ट, इनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा है। कानपुर एंड आगरा, दीज आर द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सेंटर्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स। देन अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर पार्क्स वगैरह। सो आईटी इंडस्ट्री का जो हब है दैट आर लोकेटेड इन नोएडा एंड लखनऊ। यहाँ पे कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज दे आर लोकेटेड, राइट। देन नेक्स्ट इज द ग्लास इंडस्ट्री। अगर हम ग्लास इंडस्ट्री की बात करें सो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस ग्लास, राइट। एंड उत्तर प्रदेश में भी फिरोजाबाद, नैनी, सहारनपुर, हथरस, मखनापुर एंड ससनी, दीज आर द एरियाज जहाँ पे ग्लास इंडस्ट्रीज वगैरह लोकेटेड है। एंड फिरोजाबादी बैंगल्स, दीज आर वर्ल्ड फेमस, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। सो दिस आर फेमस फ्रॉम दिस स्टेट, राइट। एंड ऑल्सो नोन एज सुहाग सिटी, फिरोजाबाद, right, it is also known as Sohag city, right. The next is the special economic zones. अब special economic zones क्या होते हैं? These are actually the areas जहाँ पर economic regulations जो है वो थोड़े different होते हैं। अगर आपका पूरा country है और ये SEZ है, so यहाँ पर economic regulations कुछ और होंगे पूरे country में, यहाँ पर economic regulations कुछ और होंगे। and ये economic regulations इस तरीके से होंगे कि यहाँ पर इन सेंटर्स में ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो आकर के इस्टेब्लिश हो। सो इस तरीके क्या होंगे इकोनॉमिक रेगुलेशंस? मोस्टली यहाँ पर आपको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। आपको टैक्स में बचत हो ताकि, उसके अलावा यहाँ पर आपको लैंड प्रोक्योरमेंट आसानी से मिल पाएगा, आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस इजीली मिल पाएंगे, राइट। बिसाइड्स दैट यू वुड बी गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी वेल डेवलप्ड इन दीज रीजन्स। तो इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रेगुलेशंस आसान किए जाते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े, सो दैट्स वे इन अ वे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो सके, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकें, मोर इन्वेस्टमेंट कैन बी अट्रैक्टेड। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उत्तर प्रदेश में दीज आर ओरिएंटेड सो दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम स्टेट में कर सकें, राइट। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी 2002 में थ्रू अ स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, राइट। नेक्स्ट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऑब्वियसली जिनके पास, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेयर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वुड बी लो, राइट।
इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये कम, राइट. एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज इसको एस्टैब्लिश किया गया है सो दैट दे कैन लुक आफ्टर फॉर दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट. देन अगर हम बात करें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो MSME enterprises in Uttar Pradesh, so they are mostly located in the districts of Kanpur, Agra, Prayagraj and Varanasi, right. And अगर हम बात करें, there are several schemes of the government, right, schemes of the government जो कि MSME को बढ़ावा देती हैं, निर्यात को बढ़ावा देती हैं स्टेट में, राइट. सो वी हैव दिस MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट, राइट, विच इज क्रिएटेड सो दैट हम क्या कर सके, इंडस्ट्री को डेवलप कर सके इन द स्टेट. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के, ताकि हम 12% एनुअल ग्रोथ इन MSME इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकें, एक्सपोर्ट को 2 गुना कर सकें, डबल कर सकें इन 5 years. बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन विच आर मोस्टली द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ यूपी, तो यहाँ पर ज़्यादा MSMEs को इस्टेब्लिश कर सकें ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के साधन उनको इस्टेब्लिश किया जा सके. सो अगर आपको पता हो कि बुंदेलखंड एरियाज में हम एक्सप्रेसवेज भी बना रहे हैं, बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सो व्हाई वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग दोज एक्सप्रेसवे, ताकि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स अच्छा हो. लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा तो अगैन यू कैन बी अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दीज एरियाज, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन ये मिनरल रिच रीजन है, राइट. यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, बट अगैन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, उसकी वजह से ये पिछड़ा हुआ इलाका है. तो अगैन हमें वो सब डेवलप करना है. यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन्स को यहाँ ज़्यादा MSME इस्टेब्लिश करनी है. देन एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, उसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज इस तरीके से लानी पड़ेगी, राइट. बिसाइड्स दैट यहाँ पे क्लस्टर डेवलप कर सके हम. सो क्लस्टर डेवलप मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पर क्लस्टर करनी है. सो उसकी वजह से एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, राइट. रिलेटेड इंडस्ट्रीज को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, राइट. देन टेक्निकल अपग्रेडेशन स्कीम, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ MSME, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसको इंक्रीज करना है, बेहतर करना है, ये सारे कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. Then we also have Industry and Infrastructure Policy, IIP Policy of 2012. So इस पॉलिसी के अंडर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं. तो यहाँ पर 4 सेक्टर्स को स्टैम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन दिया जाएगा, राइट. एग्जेम्पशन कौन से वो 4 सेक्टर है, एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड देन वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज. सो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दे फेस प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ क्या होती है, ख़राब हो जाती है. तो इसलिए हमें वेयर हाउसिंग की सुविधा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो अगैन हमें वेयर हाउसिंग वगैरह को डेवलप करना है, तो उसके लिए उनको स्टैम्प ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन दिए जाएंगे. पावर सेक्टर को स्टैम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन, होलसेल सेक्टर, एंड उसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए सब्सिडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, राइट. सो इसके अंडर में सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिलेंगे. कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसको कई सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, कई सारे क्लियरेंसेस होते हैं, तो वो आपको किसी एक ही जगह पर मिल जाएंगे, राइट. उसके अलावा 24 आवर सप्लाई टू द इन्वेस्टर्स को 24 घंटे पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉम्पनसेशन स्कीम प्रोग्राम के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देना होता है. प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है. सो उसमें कुछ गवर्नमेंट उनकी मदद कर देगी, राइट. देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी एग्जेम्पशन दिया गया है फ्रॉम एंट्री टैक्सेस. कई सारे एंट्री टैक्सेस होते हैं, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में एंटर करोगे तो कुछ एंट्री टैक्स देने पड़ते हैं, तो उस सब से भी एग्जेम्प्ट किया गया था. देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 की है, राइट. इसके अंडर में हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, राइट. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे उनको. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
में एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाएंगे, स्किल्स बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, मार्केटिंग की जो फैसिलिटी है वो उनको अवेलेबल करवाएंगे, राइट। सो कंज्यूमर्स को डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोसेस्ड फूड एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिल सके, उसके लिए हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह इम्प्रूव करेंगे, वेयर हाउसिंग की सुविधा जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। सेवरल फूड पार्क्स वुड बी एस्टैब्लिश्ड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम कम करेंगे, राइट। अब इंडिया में अगर आप बात करो तो 30% फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज, सो ऑल दैट थिंग हैज टू बी रिड्यूस्ड। सो उसके बारे में ही इस पॉलिसी में बात की गई है, राइट। देन वी हैव दिस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राइट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। सो इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि यूपी को आप इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना सकें। सो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आपको कई सारे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको अट्रैक्ट करने पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, राइट। सो फॉर दैट हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम अपने MSMEs को सपोर्ट करेंगे ताकि वो ग्रो करें एंड दे कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके अलावा वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ताकि सबका साथ सबका विकास हम अचीव कर सके, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे सके, स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट can also be increased, right, and entrepreneurs, these are what, ये generators of employment होते हैं, तो employment और generate हो सके। उसके अलावा हम innovation को बढ़ावा दे सके उत्तर प्रदेश में, right। so you know कि ease of doing business में उत्तर प्रदेश की second rank आई, now उत्तर प्रदेश actually got first rank in ease of doing business, so that is important, right। Then there are several major industrial corporations and institutes, industrial corporations हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में बात करते हैं। So again these are factual stuff जो आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, right। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली छोटी इंडस्ट्रीज को, खादी विलेज इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेंगी, सपोर्ट करेंगी। सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1958। देन उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन 1960, और इसके रीजनल ऑफिस हैं कानपुर, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और कई जगहों पे। देन वी हैव उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, तो अगेन ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज, पावरलूम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, तो ये निर्यात को जो है बढ़ावा देगा, सो दिस इज इस्टेब्लिश्ड इन 1966, इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में लोकेटेड है। देन वी हैव उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन, तो ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगी, सपोर्ट करेंगी, स्टैब्लिश्ड इन 1973 एट कानपुर, राइट। उसके अलावा हमारे पास उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, ये स्टैब्लिश है लखनऊ में इन द ईयर 1976। देन वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज इन उत्तर प्रदेश, राइट। सो उन अथॉरिटीज के बारे में भी देख लेते हैं। वन इज दिस नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। हमें नोएडा के बारे में पता है कि इट्स अ प्लान्ड सिटी अंडर नोएडा, दिस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड दिस इज अ सैटेलाइट सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में देयर आर जॉब्स, राइट, पीपल they are doing jobs there, then there are residences in Noida, right, then also there are certain companies which are located, software IT park है यहाँ पर नोएडा में, right, and because of Delhi, because of its nearness to Delhi, दिल्ली के पास होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, कंपनीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है इस तरीके से। So this is the satellite city of Delhi and part of NCR. So it is part of your national capital region. And Noida is the second largest exporter of software in the country, right? Then we have this Gorakhpur Industrial Development Authority, 1998 में establish की गई थी। यहाँ पे apparel parks, textile parks, transport city के तौर पे इसको establish किया गया है। Then we have this Yamuna Expressway Industrial Development Authority. This was established in 2001, and जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, राइट, दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम योर ग्रेटर नोएडा टू आगरा।
उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंस्ट्रक्शन दैट वाज looked after by this Yamuna Expressway Industrial Development Authority. Then we have this Lucknow Industrial Development Authority established in 2005. Then we have this UP Expressway Industrial Development Authority. इसको establish किया गया है 2007 में, ताकि जो एक्सप्रेसवेज अब यूपी में डेवलप किए जाएंगे उनका काम जो है वो ये बॉडी देखेगी. सो नाउ वी हैव दिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. सो ये सारे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन का काम वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय दिस उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. देन देयर आर इम्पॉर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, राइट. उनके बारे में भी उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है. अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, राइट. सो डीजल लोकोमोटिव इंडस्ट्री और लोकोमोटिव फैक्ट्री आपका बनारस में लोकेटेड है, राइट. देन फर्टिलाइजर फैक्ट्री आपकी कई जगहों पे लोकेटेड है. गोरखपुर एंड इलाहाबाद आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स. देन भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लोकेटेड इन नैनी. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी रायबरेली में लोकेटेड है. ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री आपकी फिरोजाबाद में लोकेटेड है, राइट. देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इट इज लोकेटेड इन लखनऊ एंड कानपुर. लखनऊ और कानपुर में लोकेटेड है. देन ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है. सीमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन सोनभद्र. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है. इंडियन लेदर टैनिंग एंड शू इंस्टीट्यूट, सो वी नो कि कानपुर के में ये फेमस है, राइट. उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी मथुरा में लोकेटेड है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. देन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग निगम, सो इट इज इम्पॉर्टेंट, इट प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट विच आर नेसेसरी फॉर दिव्यांगजन. सो ये कानपुर में लोकेटेड है. देन हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में है. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सोनभद्र में है, NTPC, राइट. एंड देन स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लोकेटेड इन लखनऊ. उसके अलावा देयर आर सेवरल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन अथॉरिटीज जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये 1954 में स्टैब्लिश की गई थी. इसके हेडक्वार्टर कानपुर में है और इसका काम क्या है कि ये टर्म लोन देती है. टर्म लोन देती है टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को. देन वी हैव उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन. सो ये छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करती है, राइट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो कि टेक्सटाइल फैब्रिक में सेंटर्ड है, राइट, इंगेज्ड है, उनको मदद करती है, राइट. कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1952 में. हेडक्वार्टर्स कानपुर में. देन उत्तर प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑब्वियसली ये स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्रीज काम करती है उनको मदद करेगी. हेड ऑफिस इसका कानपुर में है. स्टैब्लिश की गई थी 1958 में अंडर कंपनीज एक्ट, राइट. और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसे यूपी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है. देन वी हैव उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. सो ये इसको स्टैब्लिश किया है 1961 में. इसका भी हेड क्वार्टर कानपुर में है एंड इनका पर्पज़ है कि हमें यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, R&D बढ़ाना पड़ेगा, राइट. सो वो सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे. देन वी हैव एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड. सो ये क्या, इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है एंड दे वुड बी encouraging export handicraft handlooms from Uttar Pradesh. Then we have handicraft development and marketing corporation. So again ये यहाँ पर क्या करेगा, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनकी इफेक्टिव मार्केटिंग हो, उनकी अच्छे से ब्रांडिंग हो, राइट. मार्केटिंग अच्छी होती है, ब्रांडिंग अच्छी होती है तो रेम्यूनरेटिव होता है फॉर द आर्टिसंस. दे गेट फेयर प्राइसेस, अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है. So this body was established in 1966, right, and it provides marketing support. Then उसके अलावा प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है. इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं टू दीज आर्टिसंस, टू दीज मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, उनको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है. 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन लखनऊ, राइट. सो फंड्स की अवेलेबिलिटी कराना फॉर दीज मीडियम इंडस्ट्रीज, ये इंश्योर करती है बॉडी, राइट.
देन वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, इस्टेब्लिश 1986 में की गई थी। एंड इसका पर्पस है कि ये एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे सके, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है एंड इनोवेशन को इंक्रीज करना है, इनोवेशन, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह अचीव करना है। देन उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, सो जो लेदर, जैसे कानपुर इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर लेदर इंडस्ट्री, सो उसकी मार्केटिंग वगैरह को प्रमोट करना, शूज़ एंड बूट्स इनके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई है आगरा में इन द ईयर 1974। देन वी ऑल्सो हैव उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इस्टेब्लिश की है 1979 में, हेडक्वार्टर्स कानपुर में है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सके। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, मोबाइल फोन्स वगैरह, दे कैन बी उनकी इंडस्ट्रीज कैन बी इस्टेब्लिश इन द स्टेट। जैसे अगर हम बात करें सैमसंग, सो सैमसंग का लार्जेस्ट प्लांट would be established, largest plant in the world would be established in Noida, so established in Noida। so उस तरीके की एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना, राइट। देन वी हैव सेवरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कर सके इन उत्तर प्रदेश। वन इज दिस निवेश मित्र। सो निवेश मित्र क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड फैसिलिटी है, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। उनको आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, आपको जल्दी क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबके सब रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एंड अप्रूवल्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मिल जाते हैं। सो दिस इज निवेश मित्र। देन वन स्कीम इज उद्योग बंधु स्कीम। सो उद्योग बंधु स्कीम में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, राइट, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स में। सो यहाँ पे हम क्या करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, कैसे पॉलिसीज वगैरह डेवलप करें, उसको इंसेंटिवाइज करें, राइट, ताकि यूपी जो है दैट बिकम्स द प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। सो यहाँ हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, राइट। देन वी हैव ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप। दिस इज ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट, जहाँ जहाँ आपको गंगा बहती है वहाँ पर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। एंड ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में आपको एकदम स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एंड ब्राउन फील्ड ये होता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, आपको उसको मॉडर्नाइज करना है। सो हमें ये ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम डेवलप करेंगे इन दिस ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट। सो प्रपोज प्रोजेक्ट एट नैनी इलाहाबाद, राइट। देन वी ऑल्सो हैव अ प्लास्टिक सिटी। सो ये प्लास्टिक सिटी कहाँ डेवलप किया गया है? औरैया में डेवलप किया गया है। एंड गेल, जो गेल अथॉरिटी है, राइट, दैट इज द मेन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फॉर प्लास्टिक सिटी, राइट। देन वी ऑल्सो हैव दिस गोल्ड कार्ड एंड सिल्वर कार्ड स्कीम। सो ये स्कीम जो है एक्सपोर्टर्स के लिए है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, इंडिया से बाहर सामान भेजते हैं। सो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ये कार्ड्स को इशू करता है। एंड यहाँ पर जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको कुछ प्रायोरिटी दी जाती है, कहीं पर उनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि उन्हें कुछ स्टेट के अधिकारियों से मिलना है तो उनकी मीटिंग पहले फिक्स हो जाएगी, राइट। उनको गवर्नमेंट काम में प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा उनको सेक्रेटेरिएट में, उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में एंट्री मिलेगी बिना रेस्ट्रिक्शन के। सो दीज आर सम ऑफ द पर्क्स जो कि उनको दी जाती है। देन वी ऑल्सो हैव प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2008 में, राइट। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो हम उनको एम्पावर करें, उनको बढ़ावा दें, उनको इंसेंटिव दें, उनको प्रमोट करें, लोन्स वगैरह दें, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दें, ताकि वो आगे और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। सो दिस इज़ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर कई सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश किया जाएगा इन द कंट्री, राइट। देन देर आर सेवरल मेजर इंडस्ट्रीज जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं, मेजर सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं जो कि लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप एक एक करके जाने, वन इज द लेदर टेक्नोलॉजी पार्क LTP। तो ये लोकेटेड है उन्नाव में, उन्नाव जो कि कानपुर के पास में है, तो यहाँ पर ये लोकेटेड है। उसके अलावा अपैरल पार्क द ट्रॉनिका सिटी, वो गाजियाबाद में है।
देन टेक्सटाइल एंड हॉइजरी पार्क, ये कानपुर में लोकेटेड है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये आपका ग्रेटर नोएडा और आगरा में लोकेटेड है, राइट। देन देर आर सेवरल ग्रोथ सेंटर्स इन यूपी, वन इज शाहजहानपुर, झांसी, कानपुर, these are important growth centers in Uttar Pradesh. Then we have certain mega leather centers, they are located in Kanpur, Agra and Sandila. Then high tech industrial township जो है ये बुलंदशहर में बनाई जाएगी, right। उसके अलावा national manufacturing and investment zone NMIZ, so these are those zones, these are akin to special economic zones. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा बेहतर प्रोवाइड की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर बेटर प्रोवाइडेड इन दीस NMIZ। उसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स देती है। तो ये कुछ फैसिलिटीज NMIZ में प्रोवाइड की जाती हैं और ऐसे NMIZ उत्तर प्रदेश में दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, औरैया एंड झांसी में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है दे आर स्टैब्लिश्ड, राइट। सो वी हैव कवर्ड एंटायर थिंग जो कि इंडस्ट्रीज में पूछे जाते हैं। फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं किसी भी रीजन में, राइट। एंड द फैक्चुअल एस्पेक्ट कि कौन सा इंडस्ट्रियल बॉडी है, राइट, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कौन से सन में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल पार्क्स जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है उनकी लोकेशंस वगैरह हमने देख लिया। सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू।